दूसरी क्लास है। तो चीज़ है आपकी आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स का हो, बिजनेस मैथमेटिक्स का हो, कुछ भी बात, एक ही बात है। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कल हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब आपको देखो समझ आना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना या दूरी। अगर मैं कहूँ कि दूरी कितनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में डाटा है, ठीक है, एक्स से 5, 6, 9, 12, 15, 16 ये डाटा मेरे पास भी है। ठीक है, मैं एक इसकी एवरेज कैलकुलेट करता हूँ। एवरेज मीन्स मैं भी सिंपल एक मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ। एवरेज से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ। मीन क्या आ जाएगा इसका, मीन आ जाएगा इसका सबका सम कितना हो रहा है, 5, 6 और 5 11, 11 9 20, 20 और 12 हो गए आपके 32, 32 और 15 हो गए 47, 47 एंड 16 हो गए आपके 63। ठीक है, 63 आ गया टोटल, 63 अपॉन में 1 2 3 4 6, तो 6 1 6, 10, 6 5 30, 10.5 आ गया। ठीक है, तो अब ये 5 और 10.5 के बीच में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे। ये जो वैल्यू है, जो मेरी गिवन वैल्यू है, वो मेरी एवरेज वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, 5.5 डिफर कर रही है। जो मेरी गिवन वैल्यू 6 है वो कितना डिफर कर रही है, 4.5 डिफर कर रही है। जो 9 है वो कितना डिफर कर रही है, 1.5 डिफर कर रही है। 12 है 1.5 डिफर कर रही है। 15 है 4.5 डिफर कर रही होगी। 16 जो है 5.5 डिफर कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रल वैल्यू थी, ये तो आई आपकी सेंट्रल वैल्यू, जो ये आई है ना, ये है आपका मीन, ये तो है आपका मीन। और ये थी आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो हमें एग्जैक्टली दे रखी थी। तो हमारी सेंट्रल वैल्यू हमारी गिवन वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, कितना डिस्टेंस पे है या कितना दूर है, उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यही मेजर करता है, डिस्पर्जन डिस्पर्जन मेजर्स द difference between the actual value and the central value सेंट्रल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं बेसिकली क्या, डिस्पर्सन। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पास में रहोगे सेंट्रल वैल्यू के, जितना ज़्यादा आप पास में रहोगे सेंट्रल वैल्यू के, ठीक है, मान लीजिए ये सेंट्रल वैल्यू है आपकी, जितना हम इसके एक्चुअल वैल्यू इसके आस पास में रहेगी उतना डिफरेंस कम होगा। तो जितना पास में रहोगे, लेसर द डिफरेंस, लेसर द डेविएशन, मतलब जितना डेविएशन या डिफरेंस कम हो, द बेटर इट इज़, उतना बेटर डाटा हमारे पास में है, द बेटर इट इज़। हम तो यही चाहते हैं ना कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू हो, सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, जो सबको रिप्रेजेंट करे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल वैल्यू सबको रिप्रेजेंट करे जी। सबको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, जितना डिफरेंस कम हो उतना बेहतर है। जितना हम सेंट्रल वैल्यू के पास में रहें उतना हमारे लिए क्या है, उतना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है जी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आती है कि सेंट्रल वैल्यू के जितना आस पास में आप रहोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, लेसर द डेविएशन द बेटर इट इज़। ठीक है, जितना ज़्यादा पास में आप रहोगे उतना ज़्यादा क्या है आपके लिए, बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे, देखो पेपर के अंदर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है इस पार्ट से। ठीक है, या तो आपसे डायरेक्टली वो फॉर्मूला पूछ लेगा कि इसका फॉर्मूला बता दो, या जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वो आपसे वो क्वेश्चन वैसे ही रेस करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मेथड्स अगर हम डिस्कस करें तो इतनी बात समझ में, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब यही होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना डिफर कर रही है। जितना लेसर द डेविएशन होगा द बेटर इट इज़। बेटर इसलिए बिकॉज इट शोज बिकॉज इट शोज that
central value, that central value is the best representation because it shows that, या मैं यहाँ पे लिखूँ that calculated, जो हमने कैलकुलेट किया सेंट्रल वैल्यू इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, ऑफ द डाटा और ऑब्जर्व डाटा, ये कहूँ मैं, और ऑब्जर्व डाटा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है डिस्पर्जन की। तो अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे। अगर मैं बात करूं, देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो मैं इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करता हूं। ठीक है, मेन मेथड जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के 3 है। फर्स्ट है आपका पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, फर्स्ट है जी आपका पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसके अंदर आपका जो पार्ट आएगा, जिसके अंदर आपके जो पार्ट्स आएंगे वो आएगा आपका, एक होगा रेंज, फिर आएगा आपके पास में इंटर कोटाइल रेंज और कोटाइल डेविएशन, इंटर कोटाइल रेंज और कोटाइल डेविएशन, और कोटाइल डेविएशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन दूसरी चीज़, दूसरा मेथड जो आएगा वो आएगा आपके पास है मैथमेटिकल मेजर, मैथमेटिकल मेजर्स, मैथमेटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मैथमेटिकल मेथड ऑफ डिस्पर्जन। इसमें आपके पास में 3 आएंगे। फर्स्ट आएगा आपका मीन डेविएशन, फर्स्ट आएगा आपका मीन डेविएशन, सेकंड आएगा आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड आएगा आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड आएगा आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड आपके पास में जो आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम रिलेटिव मेजर भी कहते हैं, जिसे हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं जी। ठीक है, चलिए ये चीज़ इतनी हमने पढ़ी। लास्ट में जो आपके पास में आएगा वो आएगा आपका ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ग्राफिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल आएगा आपका लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व, जो बेसिकली इनइक्वलिटी, वेल्थ इनइक्वलिटी, पॉवर्टी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देने वाले का नाम था मैक्स ओ लॉरेंस, तो उन्हीं के नेम पे इसको नेम किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आपको जो बताया वो यही चीज़ बताई कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको यहाँ पे बादलों में इसको रख देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आइए एक एक डिस्कस करते हैं सबको। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी, फर्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपके पास में चीज़ आएगी रेंज। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इजी टू कैलकुलेट होती है, इजी टू कैलकुलेट है, बट does not take into account all values, सारी वैल्यूज़ को अकाउंट में नहीं लेते हैं जी। ठीक है, only based upon
हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। सिर्फ किस पे बेस है जी? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू पे। तो सुनिएगा फॉर्मूला क्या होता है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है आपका हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू। एच का मतलब हो गया आपका हाईएस्ट वैल्यू, एल का मतलब हो गया आपकी लोवेस्ट वैल्यू, एंड आर का मतलब हो गया आपकी रेंज। ठीक है, सिंपलेस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट लोवेस्ट बता दिया आपको। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ आती है आपकी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू प्लस में लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये कोफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला होता है। ये भी एक कैसा मेज़र है? ये रिलेटिव मेज़र है जी आपका। रिलेटिव मेज़र, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट हो रहा है। ठीक है, रिलेटिव मेज़र है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाला मेरे पास में आएगा आपका क्वार्टाइल। सेकंड वाला अगर मैं बात करूं, सेकंड वाला आपके पास में आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इट मेजर्स, बेसिकली इसकी बात करूँ तो इट मेजर्स the difference between the upper quartile जिसे हम कहते हैं बेटा Q1। ठीक है, एंड फिर आता है आपका लोअर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल जिसे हम कहते हैं Q3। सॉरी, अपर क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q3, लोअर क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1। ठीक है, एंड Q1। तो अगर मैं बात यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस में Q1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मीडियन हो मीडियन इज इक्वल टू Q2 मतलब सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू, अगर मैं डेसाइल की बात करूँ D5 के इक्वल होगा, परसेंटाइल में बात करूँ तो P50 के बराबर होगा जी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि मीडियन जो होता है वो Q2 मतलब क्वार्टाइल, सेकंड मिडिल क्वार्टाइल जिसे हम कहते हैं, मिडिल डेसाइल और मिडिल परसेंटाइल के इक्वल होता है। मीडियन की वैल्यू इन तीनों के इक्वल होती है। ठीक है, मार्क इट एज ए इम्पॉर्टेंट नोट। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेमी क्वार्टाइल रेंज की। ठीक है, द इंटर क्वार्टाइल रेंज कवर। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लेना कि देखो यहाँ पे होता है आपका Q1, फिर यहाँ पे होता है आपका Q2 और फिर यहाँ पे होता है आपका Q3। देखो कितने हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया, 1 2 3 एंड 4। Q1 के पीछे का जो एरिया होता है, Q1 के पीछे का एरिया कितना होता है? 25% होता है। और Q1 के आगे का एरिया कितना होता है? 75% होता है। Q2 के इधर का एरिया भी और Q2 के इधर का एरिया भी कितना होता है जी? 50% होता है। ठीक है, इधर का ले लो चाहे उधर का ले लो। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। Q3 से बात की जाए तो Q3 के पीछे का एरिया, Q3 के पीछे का एरिया कितना होता है? 75%। यानी Q3 के आगे का एरिया कितना होता है? 25%। ये 25% होता है और इसके पीछे का एरिया कितना होता है? 75% होता है। ठीक है, Q3 के मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, Q1 के पीछे का एरिया 25%
एंड आगे का एरिया 75%, Q2 के पीछे का एरिया 50%, Q2 के आगे का एरिया भी कितना 50%, Q3 के आगे का एरिया 25% एंड Q3 के पीछे का एरिया 75%। ठीक है, ये एरिया होता है। तो इसका मतलब हो गया इंटरकोटाइल के बीच का एरिया कितना होगा। ठीक है, इंटरकोटाइल के बीच का एरिया कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इंटर इंटरकोटाइल रेंज covers interquartile range covers dispersion of middle 50% of the items। वो किसके डिस्पर्जन को पता लगाएगी, सिर्फ वो मिडल 50% के बातों को ही पता लगाएगी कि मिडल 50% वालों में कितनी डिस्पर्जन है। ठीक है, इंटरकोटाइल रेंज कवर डिस्पर्जन मिडल 50% ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज़ इसके अंदर आती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेमी कोटाइल रेंज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेमी इंटरकोटाइल रेंज कह लीजिए, या इसको आप कोटाइल डेविएशन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या होती है, इसका QD का फॉर्मूला होता है, ये कोटाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2। ठीक है, ये हाफ होता है बेसिकली किसका, इंटरकोटाइल रेंज का। इंटरकोटाइल रेंज का क्या होता है, हाफ होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसका मेज़र करना चाहूँ तो मैं क्या मेज़र कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। कोटाइल डेविएशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। ये कैसा कंसेप्ट होगा, ये कंसेप्ट होगा कैसा, ये कैसा मेज़र होगा, ये रिलेटिव मेज़र होगा जी आपका। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो एग्ज़ाम में आपसे कोई Q3 Q1 निकालने की बात नहीं कर रहा, आपसे सिर्फ अगर क्वेश्चन आएगा तो वो Q3 Q1 दे देगा और आपको ये कह देगा कोफिशिएंट निकालिए कोटाइल डेविएशन का, या कोटाइल रेंज निकाल, जो भी चीज़ निकालनी है फॉर्मूले बेस होगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पे मीन डेविएशन की या एवरेज डेविएशन की। ठीक है, थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन डिस्कस करेंगे। मीन डेविएशन कह लो और एवरेज डेविएशन कह लो, बात तो एक ही है। तो देखो क्या चीज़ मेजर करता है जी, देखो सुनो, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मीन डेविएशन इट इज़ डिफाइंड एज the arithmetic average, it is defined as the arithmetic average of the deviation। arithmetic average है किसकी, deviations की of the various items of a series computed from some measures of central tendency, say mean और मीडियन। देखिए अब बात सुनना इस चीज़ की। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद में आप बात सुनना। देखो मेरी, while taking deviation of various item, जब आप बहुत सारे आइटम्स के डेविएशन ले रहे होंगे, वेरियस आइटम्स, जो एल्जेब्रिक साइंस आएंगे,
algebraic signs may be positive or negative, but their signs are ignored, or absolute value is taken, or absolute value is taken। मतलब समझाऊंगा मैं इसका क्या है, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो मैंने कल आपसे एक बात कही थी, जो जनरल टेंडेंसी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा था मैं, तो मैंने वहाँ से एक बात कही थी कि जब आप डेविएशन मीन से निकालते हो तो वो क्या होती है, मिनिमम आती है जी। सॉरी, वी नो डैट डेविएशन डेविएशन टेकन फ्रॉम we know that deviation taken from mean, ठीक है, some of the deviation taken from mean, some of the we know the deviation taken from mean is minimum होती है, ठीक है। जो कल मैंने बात की थी, वहाँ पे क्या बात की थी मैंने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, यही तो बात की थी। ठीक है। सो मीन इज मोर प्रेफरेबल, देन मीडियन। क्योंकि देखो मैंने क्या बात करी यहाँ पे, मैंने बात की थी कि या तो आप डेविएशन किससे निकाल सकते हो, या तो आप डेविएशन निकाल सकते हो आप आइदर मीन से, या आप किसे निकाल मीडियन से। लेकिन मीन से हमें तो क्या करना है, हमें डेविएशन को तो कम से कम करना है ना। हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी डाटा हो वो जो सेंट्रल वैल्यू हो उसको बेस्ट से बेस्ट रिप्रेजेंट करे। तो डेविएशन कहाँ से लेना बेहतर है, डेविएशन हम किससे निकालें, हम डेविएशन अगर मीन से निकालेंगे तो वो क्या होगी, वो मिनिमम होगी। क्योंकि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो बात यहाँ पे यही आ जाती है कि आप किससे निकालो, किससे प्रेफर करोगे। देखो निकालने में मीडियन से भी निकालो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा किस पे, मीन से जी। ठीक है, तो ये बात हमारी समझ आती है इतनी। तो अब आगे समझो और चीज़ों को, फॉर्मूला क्या होता है वो समझिएगा। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मीन डेविएशन टेकन ही लिखता, मीन डेविएशन समझ आ चुकी है, टेकन कहाँ से ले रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसका फॉर्मूला होता है आपका ये, समेशन मोड x माइनस में m अपॉन में n जी। ठीक है, समेशन x माइनस में m, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन dm अपॉन में n, एक ही बात है। और अगर मीन डेविएशन आप निकालना चाहो किससे, मीन से, तो कुछ नहीं होगा, समेशन x माइनस में x बार आ जाएगा अपॉन में n आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन dx बार अपॉन में n। ये ब्रैकेट नहीं है प्लीज़, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस किसे लगाते हैं, ताकि वैल्यू अगर नेगेटिव भी आई हो तो भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए जी। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसी में एक चीज़ निकलती है आपकी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। देखो अगर मीन डेविएशन आपने मीडियन से निकाला है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी मीन डेविएशन की वैल्यू आई होगी मीडियन से, यहाँ से, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना किससे, मीडियन से जी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो भी आपके पास में ये ऊपर वैल्यू आई होगी उसको डिवाइड कर देना किससे, मीडियन से। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की,
तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जो भी मीन डेविएशन आपका ऊपर से आया था उसको कैसे डिवाइड कर देना, मीन से। इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं एम डी एक्स बार और इसको हम लिखते हैं एम डी एम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए फिर वही बात, इसको हम कौन से कंसेप्ट में जाएंगे, इसको हम कंसेप्ट में कौन से में रखेंगे, रिलेटिव मेजर में रखेंगे, रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर जी। ठीक है, रिलेटिव मेजर। और जो ऊपर हमने निकाला ये हमारे एब्सोल्यूट थे। अब एग्जाम्पल से समझना, देखो छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लूँगा। ठीक है, ये है आपके पास में x 1 2 3 4 एंड 5। मैं कहता हूँ कि मेरे को मीन डेविएशन निकाल के दो मीडियन से, मीन डेविएशन निकाल के दो मीन से, कोफिशिएंट निकाल के दो, कोफिशिएंट निकाल के दो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, और कोफिशिएंट निकाल के दो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का जी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ। देखो एक्स बार यहाँ पे जो मैं निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 1 2 3 6 4 10 15, 15 अपॉन में कितना 5, कितना निकल गया 3 निकल गया। मैं मीडियन भी निकाले तो मीडियन कितना निकलेगा 1 2 3। देखो ऑलरेडी अरेंज है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो मीडियन कितना आ जाएगा आपका, आपको बताया था ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, n+1/2th टर्म होगी। n कितने हैं 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 टर्म क्या है, 6 अपॉन में 2 हो जाएगा, मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास में 3 है जी। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलो अब आप डेविएशन निकालना, डेविएशन पहले किससे निकाल रहे हो, एक्स बार से, फिर डेविएशन किससे निकालोगे, मीडियन से। जब एक्स बार डेविएशन निकालोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रखोगे, एक्स माइनस में एक्स बार, और यहाँ से निकालोगे तो क्या फॉर्मूला रखोगे, एक्स माइनस में एम। 1 में से 3 चला गया, देखो यहाँ पे तो सेम ही बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो सेम ही बात हो गई आपकी, यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 आंसर सेम आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, मतलब समझाने से है। 1 में से यहाँ से अगर आप 1 में से 3 को माइनस करते हो, ये आपका एक्स बार तो कितना आएगा -2, ये कितना आएगा -1, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1 एंड ये कितना आएगा आपका 2। यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ पे कितना आएगा -2 -1, जब आप मीडियन से निकालोगे मीडियन में कितना हमारे पास 3 है, 0 1 एंड 2। अभी देखो ये नेगेटिव था ना, तो हम क्या ले लेंगे, इसका पॉजिटिव ले लेंगे। पॉजिटिव मतलब ऐसे मॉड के अंदर, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसका भी ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर दिया इसको, और यहाँ पे ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, वेट, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू 2 आ गया, 1 आ गया, 0 की तो पॉजिटिव कुछ नहीं रहेगी, 1 और 2 पॉजिटिव खुद में थे ही, 2 1 0 1 एंड 2 टोटल करोगे तो यह आएगा आपका 2 3 6, और यहाँ पे भी कितना आएगा 6। तो मीन डेविएशन अगर मुझे निकालना हो तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, मीडियन से निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम डी एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम डी एम का फॉर्मूला बनेगा समेशन ऑफ डी एम अपॉन में एन। डी एम कितना आया था समेशन में 6, कितने डिजिट थी 5, तो आंसर आ गया 0 पॉइंट में, सॉरी आंसर आ जाएगा आपका 1.2। ठीक है, 5 नंबर्स थे आपके पास में, तो आंसर आ गया आपका 1.2। सिमिलरली जब इससे निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन डी एक्स बार मोड के अंदर अपॉन में एन। समेशन डी एक्स बार कितना आया था 6 अपॉन में 5, मतलब कितना आ गया 1.2। जब कोफिशिएंट निकालोगे तो कोफिशिएंट में मैंने कहा था कि जो एम डी एम होगा अपॉन में मीडियन रखोगे, तो एम डी एम की वैल्यू कितनी आई थी, एम डी एम हमारे पास में आया था 1.2 और मीडियन हमारे पास में कितना आया था 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको 0 नीचे लेके चलते हो, ठीक है, एंड जन इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.4 आएगा, ये 0.4 आएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मीन डेविएशन आप एक्स बार वाला रखोगे और नीचे रखोगे मीन, तो मीन डेविएशन एक्स बार से कितना आया था, कोइंसिडेंटली वो 1.2 ही आया था, एंड नीचे रखोगे 3 तो ये कितना आएगा 0.4 आएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाला जाता है। ठीक है, इतनी बात होप सो समझ आ गई होगी। अब बात आती है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की, अब बात आती है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया। ठीक है, फोर्थ स्टैंडर्ड
डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहूँ या साथ साथ में वेरिएंस कहूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये बेसिकली अगर इसकी बात करूँ तो मोस्ट वाइडली यूज कंसेप्ट है, मोस्ट वाइडली यूज्ड कंसेप्ट है, मोस्ट वाइडली यूज कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। साथ साथ में फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन, सबसे पहले जो यूज़ किया वो किसने किया, कार्ल पियर्सन ने यूज़ किया, ठीक है। अब क्या होता है वो सुनो, ठीक है। इट मेजर्स, ये इसको मैं कहूँ तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर रूट, it is also called square root of mean square deviation, square root of mean square deviation, square root of mean square deviation। क्या मतलब है, मैं उसका मतलब समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन of the values taken from mean। मतलब समझो यार, देखो ठीक है, मतलब समझ जाओ, देखो क्या मतलब होता है, देखो वर्ड्स को समझो। क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, फिर समझाता हूँ दूसरे पेन को हाईलाइट करके, ठीक है। क्या है जी, ये क्या है, पहली चीज़ तो किस में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, यहीं से आप केवल लाइन से ही फॉर्मूला बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो फॉर्मूला लाइन से बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, क्या कहा, स्क्वायर रूट है, चलो जी स्क्वायर रूट बना दिया, ये हो गया स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट है, अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। किसका स्क्वायर रूट है, अरिथमेटिक मीन का। किसकी अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन का, किसके अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर ऑफ डेविएशन के अरिथमेटिक मीन का, स्क्वायर ऑफ डेविएशन के अरिथमेटिक मीन का। मैं चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर ऑफ डेविएशन भी कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन भी कर देंगे, लेकिन ये तो बताओ डेविएशन ली कहाँ से गई है। कहता है डेविएशन ली कहाँ से गई है, मीन से। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारी डेविएशन थी, डेविएशन को तो हम ऐसे लिखते हैं डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस में एक्स बार, क्योंकि इसने कहा है कि डेविएशन किससे ली गई है, मीन से। तो डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस में एक्स बार। मैं कहता है फिर आप क्या निकालना चाहते हैं, कहते हैं स्क्वायर कर दो। मैं चलो जी स्क्वायर कर देते हैं, कहता चलो ये स्क्वायर कर दिया। कहता है अब इसका एथमेटिक मीन निकाल दो। मैं कहता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, कहता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो n थी, ये आपका एथमेटिक मीन निकल गया, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन ऐसे तो निकालोगे आप, फिर समझो इस चीज़ को दोबारा से, फिर समझा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि ये बेसिकली स्क्वायर रूट है, चलो स्क्वायर रूट बना दिया मैंने। किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन के, स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो कि हमने मीन से ली है उसकी अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो हमने कहाँ से ली है, मीन से ली है, उसका क्या है, अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब ये है जो भी डेविएशन है, डेविएशन का मतलब क्या है, एक्स माइनस में एक्स बार, ठीक है। इसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, चलो जी। कहता है जो ये चीज़ आई है ना, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। मैं कह रहा देख भाई, इसका अरिथमेटिक मीन तो कैसे निकलेगा, अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, जितने भी हमारी सारी वैल्यूज़ आई होंगी उसको हमें सम करना पड़ेगा। हमें सम किसका करना पड़ेगा, डी स्क्वायर का, और किसे डिवाइड करना पड़ेगा, एन से। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। जैसे सिंपल, आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो स्क्वायर डेविएशन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, वो रूट था किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशन के अरिथमेटिक मीन का।
जो कि कहाँ से ली गई है, मीन से ली गई है। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना, जो ये x माइनस में x बार है ना, इसको हम स्मॉल x लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक फॉर्मूला बन सकता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिंपली भाषा के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, छोटा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि बड़ा था ना तो उसको छोटा लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात आती है यहाँ पे, जैसे हमने अभी तक सबको निकाला तो हम एक्स का भी निकालेंगे। इसको हम फिर से वही बात है, इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कहेंगे जी। फिर आता है आपका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाएगा ये जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए, मीन से डिवाइड कर दीजिए। ये कैसा कंसेप्ट है, ये कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव। ये कैसा कंसेप्ट है, ये कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव मेजर का कंसेप्ट है जी आपका। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये नल का साइन होता है जी आपका, नल का। ठीक है, मतलब म्यू, सॉरी सिग्मा। ठीक है, तो ये साइन है इस चीज़ का। अब अगर मेरे को वेरिएंस निकालना हो तो वेरिएंस के लिए कुछ नहीं करना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, मतलब सिग्मा का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये, रूट हट जाएगा, छतरी हट जाएगी आपके ऊपर से। ठीक है, ये छतरी लगी हुई थी ना, छतरी हट जाएगी। ठीक है, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि सर आपने ये चीज़ बता दी, अब आप एक बात बताइए। ठीक है, अच्छा मैं आपको साथ साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर मैं उसके बाद में लास्ट पार्ट पे आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हम यूज़ कब करते हैं, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पहले फॉर्मूला समझ लो, सी वी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला होता है इसका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका आई थिंक सिग्मा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मेज़र करता है, कोफिशिएंट ऑफ मेज़र करता है आपका वेरिएबिलिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मेज़र करता है, ये करता है आपकी वेरिएबिलिटी। ये वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, कितना कंसिस्टेंस है हमारा डाटा जी। ठीक है, जितना लेसर द CV, लेसर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, द बेटर द डाटा। ठीक है, द बेटर इज डाटा, डाटा उतना ही बेटर होगा। मीन्स कंसिस्टेंसी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेट इज कंसिस्टेंसी इज स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंसी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और लेसर वेरिएबिलिटी। ठीक है, बातें सेम ही हैं, बस कहने का अंदाज़ अलग अलग है। ठीक है, लेसर वेरिएबल। ठीक है, तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब बात सुना, देखो MD एंड SD के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ मेजर भी था, हमने ये भी पूरा कर लिया है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा फिफ्थ मेजर था। ठीक है, रिलेटिव मेजर है ये भी आपका। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन MD एंड SD, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस जो आता है वो यही आता है कि एल्जेब्रिक फर्स्ट आता है आपका एल्जेब्रिक साइन डेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आर इग्नोर्ड in case of mean deviation, but while calculating standard deviation they are
taken, they are taken into account, they are taken into account, that is not ignored, इग्नोर नहीं किया जाता जी उसको, that is not ignored। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड पॉइंट की अगर बात करो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मीन डेविएशन, मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड, मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम either mean, median or mode, but standard deviation will be calculated, wait, spelling misspelling, will be calculated using mean only, because बताया गया था because deviation taken from mean and their square sums to minimum, इसी वजह से हम उसका यूज़ करते हैं जी। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास में बात थी इस चीज़ की। अब कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही चीज़ है हमारे जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जाएगी हमसे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको रेड लाइट कह रहा हूँ, रेड पेन से डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स उनका कैसे निकालते हैं, वैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं एन नेचुरल नंबर्स का। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, first n natural numbers is given by sigma is equal to root 1 upon में 12 n square minus में 1, n square minus में 1। एग्जाम्पल, find the standard deviation of फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सिग्मा हो जाएगा आपका रूट में 1 अपॉन 12, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस में 1, मतलब रूट के अंदर 1 अपॉन में 12, 5 का स्क्वायर होता है जी आपका 25, 25 को आधा कर दोगे 24 हो जाएगा, उसका आधा करके तो ये आ जाएगा रूट टू की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग जी आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ये आपका। ठीक है, फिर आपके पास में जैसे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता था, वैसे ही आपके पास में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला होता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ये, मान लीजिए 2 ग्रुप है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 2 ग्रुप हो गए, इज इक्वल टू रूट, मतलब नलका कह रहा हूँ, छतरी के नीचे n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2, जहाँ पे मतलब क्या है, d1 का मतलब क्या है, d1 का देखो सिग्मा 1 का स्क्वायर का मतलब तो हो गया वेरिएंस ऑफ 1, सिग्मा 2 स्क्वायर का मतलब हो गया वेरिएंस ऑफ 2। ठीक है, मैं लिख भी दूंगा। d1 का मतलब है x बार 1 में से आपने कंबाइंड मीन माइनस कर दिया दोनों का।
ठीक है। और D2 का मतलब क्या है, आपने x बार 2 में से कंबाइंड मीन माइनस कर दिया x बार 1 2 का। अब x बार 1 2 का फॉर्मूला क्या था, x बार 1 2 का फॉर्मूला था n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर का मतलब क्या है, सिग्मा 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, n1 का मतलब क्या है, n2 का मतलब क्या है। सिग्मा 1 स्क्वायर इसका मतलब है आपका वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1, इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ ग्रुप 2, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसमें, ग्रुप 1 के अंदर। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसके अंदर, ग्रुप 2 के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। चलिए, ये प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी देखो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता रखी थी पहले भी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वो बता रखी है कि सम ऑफ डेविएशन जब भी आप मीन से निकालोगे तो वो क्या होता है, वो मीन से निकालने पे क्या होता है, मिनिमम। तो अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी अगर बात करूँ, तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ, तो एक चीज़ को ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन origin but not of scale। कहने का मतलब क्या है कि अगर सारे नंबर्स, मतलब ओरिजिन का मतलब क्या है, प्लस एंड माइनस, और स्केल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो अगर सारे नंबर्स को, ठीक है, अगर सारे नंबर्स को आप प्लस कर देते हो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है, मीनिंग दैट if all observations are added or subtracted by a common value, किसी भी कॉमन वैल्यू से प्लस या माइनस कर दिया, बाय अ कॉमन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन अनचेंज, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। वाइल इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस are multiplied or divided by a common value, standard deviation will be multiplied or divided by the same value। समझ आ जानी चाहिए, देखो इतनी इजी लैंग्वेज है, मैंने इस चीज़ को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। समझ आ जानी चाहिए इतनी चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। चलो, अब एक चीज़ और बतानी थी आपको। देखो, अभी तो इसको मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, बट आज की क्लास का भी एक उसमें पार्ट था, तो इसमें भी डिस्कस कर ही लेता हूँ मैं, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी, 3 ही हुई है ना, चलो कोई नहीं, 3 हो गई, ठीक है। 4, फोर्थ प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ द following relation with arithmetic mean in case of सिमेट्रिकल। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो जिसके
मिड वैल्यू के राइट और लेफ्ट का एरिया क्या होता है 50%, मतलब सेम होता है, इक्वल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या रिलेशनशिप होती है वो सुनना। देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। अब समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये आपके पास में अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो मैंने कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मैंने आपसे क्या कहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मोड सारे के सारे इक्वल होते हैं और वो यहीं पे होंगे, ठीक है। एक्स बार, ये है हमारा एक्स बार, हम अभी एक्स बार लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि देखो आप एक्स बार से थोड़ा सा इधर भी जाओगे, आप एक्स बार से थोड़ा सा इधर भी जाओगे, आगे मैं और क्लासों में डिस्कस करूँगा इसको, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, आराम से डिस्कस करेंगे इसको, प्रॉपर्टीज़ में था इसलिए बता रहा हूँ। देखो इसको हम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो जब इस तरफ जा रहे हो तो ये पॉजिटिव थे, इस तरफ कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एक्स बार प्लस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इधर लिखते हैं एक्स बार माइनस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम लिखते हैं एक्स बार प्लस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम लिखते हैं एक्स बार माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये वाला लास्ट वाला पार्ट होता है एक्स बार प्लस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार माइनस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इनके बीच का एरिया कितना होता है। तो देखो अब एक बात सुनो, देखो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है जैसे जैसे जितना दूर आप जाते रहोगे आपका एरिया बढ़ता रहेगा, जितना दूर आप जाते रहोगे आपका एरिया क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो 1 स्टैंडर्ड मीन और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये आपका एरिया होता है लगभग 66.27%, ठीक है। टोटल एरिया तो 100% है, लेकिन ये वाला एरिया कितना है, 66.27%। ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का, तो ये होता है आपका 95.45%, 95.45%। और अगर ये लास्ट वाले यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की अगर बात करें, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है आपका लगभग 99.73%। इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको नेक्स्ट क्लासेस जब मेजर ऑफ स्क्यूनेस कराऊंगा, ठीक है, कटॉसिस हम करेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी कहने का मतलब यही था कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो x प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, x प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड्स, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड्स 66.27% ऑफ द आइटम्स। जो भी हमारे आइटम्स थे उसका 66.27% आइटम्स इन दोनों के बीच में लाई करता है। एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड्स 95.45% ऑफ द आइटम्स, ठीक है। अभी जब हम आगे करेंगे जेड वैल्यू कैलकुलेट करना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना, वो चीज़ सिखाऊंगा आपको। एक्स बार प्लस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड्स 99.73% ऑफ द आइटम्स, ठीक है। ये चीज़ छोटी छोटी याद रखना कि बस ये ध्यान रखना कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना एरिया होता है, 99 होता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होता है, 95 होता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होता है, 66.27 होता है। पेपर का डायरेक्टली रेस क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़, आज की क्लास की लास्ट चीज़ है, ठीक है। लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट चीज़ है आपकी ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, बहुत इजी और बहुत प्यारा न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन that is MD, quartile deviation that is QD, and standard deviation
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डेट इज एस डी। ठीक है, इनकी रिलेशनशिप क्या होती है देखो, क्यू डी जो होता है, जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, वो 2/3 होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, जो मीन डेविएशन होता है वो 4/5 होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना है, क्यू डी 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और एम डी कितना होता है, 4/5 होता है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब मैं चाहता हूँ कि यार एक सिंपल सी बात है, मेरे को इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को कहता है कि भैया मेरे को एक काम कर दो कि यार मेरे को ना क्यू डी एम डी और एस डी का रेशियो बता दो। भाई मेरे बस की नहीं है, क्यू डी एम डी और मेरे को एस डी का क्या बता दो, रेशियो बता दो। क्यू डी एम डी और एस डी का क्या बता दो, रेशियो बता दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक चीज़ देखो, यहाँ पर एस डी तो अब देखिए अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी हो क्यू डी एम डी और एस डी के बीच में, तो देखो एक तो छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, वेट, ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाओ। देखो अब रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एक बात सुनना। ठीक है, जैसे हमें क्या दे रखा है कि जो क्यू डी है वो 2/3 है किसका, वो 2/3 है किसका, एम डी का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सॉरी एस डी का। ठीक है, 2/3 है किसका, एस डी का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यू डी अपॉन में एस डी जो होगा, क्यू डी अपॉन में एस डी जो होगा वो 2/3 होगा। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। एंड सिमिलरली जो एम डी है वो क्या दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 4/5 एस डी का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो कैन आई राइट इट एज, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एम डी अपॉन में जो एस डी होगा वो 4/5 होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इनमें कॉमन क्या है, एस डी। तो जब एस डी कॉमन है तो एस डी को ना ऊपर ले आओ। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस डी अपॉन में एम डी इज इक्वल टू 5/4। कोई गलत तो नहीं है, ठीक है, कोई गलत तो नहीं है। तो अब एक बात सुनना, देखो मान लीजिए ये जो है ये ए है, ये जो है ये बी है। तो क्यू डी को क्या मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। एस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने बी माना था और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो मेरे को A/B का रेशियो क्या दे रखा है, A/B का रेशियो दे रखा है कितना, 2:3। एंड B/C का रेशियो कितना दे रखा है मेरे को, 5:4। यही चीज़ दे रखी है। ठीक है, अब मैं देखो क्या चाहता हूँ कि मेरे को चाहिए क्या, किसका रेशियो, A/B/C का रेशियो चाहिए। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, क्यू डी का, बी का मतलब क्या है, एस डी का, और सी का मतलब क्या है, एम डी का। इन्हीं का तो रेशियो चाहिए मेरे को। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें आ जाए तो आप क्या करा करो, ये जो दोनों नंबर है ना इनका एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 3 के टेबल में कितने पे आता है, 15, 5 पे। तो इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। 5 के टेबल में कितने पे आता है, 15, तो 3 पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10। 5 3 कितना हो जाएगा, 15। एंड 3 4 कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 10, 15 और 12 का। 10 का मतलब क्या है, ए, बी का मतलब, 15 का मतलब क्या है, बी, और इसका मतलब क्या है, सी। अगर हम इसकी प्लेसेस पे इनको रख दे तो ए का मतलब तो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेट, देखिए ए का मतलब क्या था, ए का मतलब क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यू डी। क्यू डी कितना आया है जी आपका, 10। ठीक है, फिर बी का मतलब क्या था, एस डी, क्यू डी एस डी, इसका रेशियो कितना आया है, 15। और आपका सी क्या था, एम डी, एम डी का रेशियो कितना आया है आपका, 12। तो क्यू डी एस डी और एम डी का रेशियो क्या बनता है आपका, 10, 15 और 12 बनता है।
ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला और याद रखिएगा, एस एम क्यू करके याद रखिएगा, याद जल्दी रहता है। एस एम क्यू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोटाइल डेविएशन। तो फॉर्मूला होता है आपका ये 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। ये फॉर्मूला आया कहीं से नहीं है, ये फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है, जो हमने ऊपर ये चीज़ें डिस्कस की है ना। ये QD इज इक्वल 2/3 SD होता है, एम डी इज इक्वल टू 4/5 SD होता है। तो वहीं से फॉर्मूला डेवलप हुआ है। अगर आप चाहो तो आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर लेना इस चीज़ को, सेम ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो इन दोनों में रिलेशनशिप निकालोगे तो भी वही आएगी। कैसे निकाल के देख लो। अगर 4SD इज इक्वल टू मैं 5MD लेके चलता हूँ, तो SD अपॉन में MD, SD अपॉन में MD कितना आना चाहिए, MD नीचे आ जाएगा तो ये 5/4 आ जाएगा। तो यही तो चीज़ हमने भी ऊपर कही थी कि हाँ ये 5/4 आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोटाइल वाले के बीच में, तो क्या बात हुई थी कि 4SD जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 6QD के इक्वल दे रखा है। तो 6QD के इक्वल का मतलब क्या है, SD अपॉन में QD का रेशियो लेके चलोगे तो कितना आएगा, 6/4, जो कितना बन जाएगा 3/2। तो यही तो बात हमने ऊपर भी की थी कि SD अपॉन में QD, हमारे पास में QD अपॉन में SD था, वो 2/3 था। SD अपॉन में QD क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, फॉर्मूले को याद रखना हमेशा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। एंड इस फॉर्मूले से होने वाली डेरिवेशंस वगैरह जो हमारे पास में है ना, देखो इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। इम्पोर्टेंट ये है, एक तो ये चीज़, ये रिलेशनशिप, फिर ये वाली तो है ही है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में जो ये ऊपर 2 रिलेशनशिप लिख रखी है, ये 2 रिलेशनशिप लिख रखी है, इनको मत भूलना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इनको ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इनसे रिलेट हो जाता है। ठीक है, तो यही था आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, सो थैंक यू। ठीक है, कुछ नहीं आए समझ में तो डू आस्क। ओके, हैव अ नाइस डे।